नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं इस्लाम का उदय। हमारा चैप्टर जो आज का रहने वाला है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, तो वो रहने वाला है इस्लाम का उदय। आप बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, इस्लाम का उदय। ओके दोस्तों, तो इसको आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चल सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आप आज की क्लास को, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें पहला जो दोस्तों पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा है लिखा है इस्लाम अरबी भाषा। क्या लिखा है दोस्तों? इस्लाम अरबी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से वो शब्द हैं? एक है सल्म जिसका मतलब होता है दोस्तों शांति, एक है सिल्म जिसका मतलब होता है समर्पण। तो आपसे कहा जाए कि इस्लाम कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो इस्लाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सल्म और सिल्म। सल्म मतलब शांति और सिल्म मतलब समर्पण। ओके। फिर अगला पॉइंट लिखा है इस्लाम धर्म का उदय अरब देश में हुआ था। तो दोस्तों इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? अरब देश में हुआ था। क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है पेपर में कि इस्लाम धर्म का उदय कहाँ पे हुआ था, तो आप बताओगे अरब देश में हुआ था। इसके बाद लिखा है इस्लाम धर्म के उदय। क्या लिखा है? इस्लाम धर्म के उदय के पहले अरब में बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा का प्रचलन था। तो इस्लाम धर्म के उदय के पहले, यानी कि इस्लाम धर्म के उदय के दोस्तों पहले जो अरब देश था वहाँ पे बहुदेववाद की का प्रचलन था और मूर्ति पूजा का प्रचलन था। किसका था? और मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इसके बाद में अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो थे पैगंबर मोहम्मद साहब थे। कौन थे दोस्तों? पैगंबर मोहम्मद साहब। तो आपसे कहा जाए इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो आप बताओगे पैगंबर मोहम्मद साहब। इसके बाद लिखा है मूर्ति पूजा का विरोधी है। और ये जो धर्म था इस्लाम धर्म, इस धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध दोस्तों होता था, यानी ये धर्म जो था ये मूर्ति पूजा का बहुत ज़्यादा विरोध करता था। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या लिखा हुआ है? तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है कि इस्लाम धर्म के अनुयायियों को, यानी कि इस्लाम धर्म के जो फॉलोवर्स होते हैं, कौन से दोस्तों? जो इस्लाम धर्म के फॉलोवर होते हैं, जो इस्लाम धर्म के फॉलोवर होते हैं उनको मुसलमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मुसलमान कहा जाता है। यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को, उनके फॉलोवर्स को हम अनुयायी मुसलमान कहते हैं। ओके। इनका जो पवित्र ग्रंथ है, इनकी पवित्र जो इनका ग्रंथ है वो है आपका कुरान शरीफ। दोस्तों कौन सा है? कुरान शरीफ। यानी कि आप कह सकते हैं जो मुस्लिम समुदाय है उसका जो पवित्र ग्रंथ है वो है आपका कुरान शरीफ। अब मुसलमानों के 5 कर्तव्य हैं दोस्तों। कौन कौन से? मुसलमानों के जो 5 कर्तव्य हैं वो कौन कौन से कर्तव्य हैं? पहला है दोस्तों कलमा। क्या लिखा है? कलमा लिखा है, जिसका मतलब होता है अल्लाह पर पूर्ण विश्वास प्रकट करना। मतलब यदि आप अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह पर पूर्ण विश्वास आपको प्रकट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कलमा। क्या बोलते हैं? कलमा बोलते हैं। इसके बाद लिखा है नमाज। क्या लिखा है? नमाज। नमाज मतलब क्या हुआ? प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। एक सच्चा मुसलमान दोस्तों वही है जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है और अपने अल्लाह पे विश्वास रखता है। अब ये नहीं किसी ने बहका दिया तो बहक गया, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद में अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला दोस्तों पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है रोज़ा। क्या लिखा हुआ है? अगला पॉइंट हमारा रोज़ा लिखा हुआ है। रोज़ा मतलब रमज़ान के महीने में, जो कि दोस्तों इस समय महीना चल भी रहा है रमज़ान का, तो इस महीने में सूर्योदय से पहले, कब दोस्तों? सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक अन्न जल ग्रहण किए बिना अल्लाह की इबादत करना। मतलब दोस्तों रोज़ा मतलब क्या हुआ कि रमज़ान के महीने में आपको सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करना है और अल्लाह की इबादत करना है। इसके बाद अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है ज़कात। क्या लिखा हुआ है? ज़कात लिखा हुआ है, यानी कि अपनी आय का 2.5%, अपनी आय का 2.5% गरीबों में उसको दान करना चाहिए। इसके बाद लिखा है हज। क्या लिखा हुआ है? हज। हज में लिखा है कि प्रत्येक मुसलमान को, किसको? प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में कम से कम एक बार तो मक्का की यात्रा करनी ही चाहिए। यानी कि जो सच्चा मुसलमान होगा उसको हज की यात्रा तो करनी ही चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या लिखा हुआ है? अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि पैगंबर मोहम्मद साहब, क्या दोस्तों? पैगंबर मोहम्मद साहब प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना की और मदीना को केंद्र बनाकर मुसलमानों पर शासन किया। यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे दोस्तों, कौन? जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे ये प्रथम मुस्लिम राज्य की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी और मदीना को केंद्र बनाया था। किसको केंद्र बनाया था? और मदीना को केंद्र बनाकर इन्होंने मुसलमानों पर क्या किया था? शासन किया था। लिखा है पैगंबर साहब ने धर्मराज अर्थात खिलाफत की स्थापना की थी। जो पैगंबर साहब थे उन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो खिलाफत की स्थापना की थी। ओके। फिर लिखा है
पैगंबर साहब के बाद खिलाफत यानी कि धर्मराज के प्रमुख को खलीफा कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है? जो अगला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है पवित्र खलीफा। क्या लिखा हुआ है? पवित्र खलीफा। पवित्र खलीफा में क्या है दोस्तों? अब इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं नीचे, चलिए इसको देखते हैं। लिखा है पैगंबर साहब के बाद 4 पवित्र खलीफा हुए। कितने पवित्र खलीफा हुए? यानी कि 4 धर्मराज हुए। यानी कि पैगंबर साहब के बाद जो थे कितने, क्वेश्चन आ सकता है कि पैगंबर साहब के बाद कितने खलीफा हुए? तो आप बताओगे दोस्तों 4 खलीफा हुए। ये चारों पैगंबर साहब के साथी रह चुके थे तथा सर्वसम्मानित सम्मति से इन्हें खलीफा चुना गया था, अतः ये पवित्र खलीफा कहलाए थे। मतलब ये जो पैगंबर साहब के ये तो पहली बात तो साथी थे, और इनको सबकी सहमति के साथ चुना गया था, खलीफा इनको चुना गया था। ये नहीं कि अपने मन से इनको बना दिया गया हो, नहीं, सबकी सहमति मिली थी तब इनको खलीफा बनाया गया था। पवित्र खलीफाओं की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी मदीना। क्या थी? पवित्र खलीफाओं की जो राजधानी है दोस्तों वो है मदीना। क्या है? मदीना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है हमारा? अगला पॉइंट जो दोस्तों लिखा हुआ है, लिखा है अबू बर्क। क्या लिखा हुआ है? अबू बर्क, जो कि 632 ईसा पूर्व से 634 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल इसमें लिखा है। अबू बर्क, इनके बारे में क्या लिखा है? ये प्रथम खलीफा थे। कौन दोस्तों? जो अबू बर्क थे ये प्रथम खलीफा थे। इन्होंने अल्लाह को केंद्र में रखकर मुसलमानों पर शासन किया था। तो अबू बर्क जो थे ये प्रथम खलीफा थे। इन्होंने अल्लाह को केंद्र मानकर मुसलमानों पर क्या किया था? शासन किया था। और इस्लाम धर्म का प्रचार भी इन्होंने ही किया था। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है हजरत उमर। ये 634 से 644 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। इसमें देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है। इसमें आपका लिखा हुआ है कि इनके समय विजय अभियान बहुत सफल रहे। यानी कि हजरत उमर के समय पे जो विजय अभियान थे दोस्तों वो बहुत ज़्यादा सफल रहे। इन्होंने ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया आदि क्षेत्रों को जीतकर खिलाफत में सम्मिलित कर लिया। यानी कि जो हजरत उमर साहब थे इन्होंने ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया आदि क्षेत्रों को अपने कब्जे में करके इनको खिलाफत में सम्मिलित कर लिया था। इन्हीं के समय 636 ईसा पूर्व में या 636 ईस्वी में अरबों का भारत पर हम पहला आक्रमण हो गया। यानी कि हजरत उमर के ही समय अरब का भारत पर पहला आक्रमण हुआ जो असफल रहा था। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा, किसके समय पर अरबों का भारत पर पहला आक्रमण हुआ था? तो आप कह सकते हैं, यू कैन से, हजरत उमर के समय पे हुआ था। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। आपको क्लियर होता हुआ चल रहा होगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे। और यदि समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइए कि नहीं आपकी सीरीज अच्छी है, आप हमें आगे बढ़ाते रहिए। इसके बाद लिखा है हज़रत उस्मान। क्या लिखा है दोस्तों? हज़रत उस्मान लिखा हुआ है। 644 से 656 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा था। इसमें एक पॉइंट लिखा है इनके समय में 651 ईसा पूर्व में पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ का संकलन हुआ। यह ग्रंथ अरबी भाषा में संकलित है। तो आपसे कहा जाए कि हजरत उस्मान के समय किस धर्म ग्रंथ को संकलन में लिया गया था? तो आप बताओगे कुरान शरीफ को लिया गया था, और यह ग्रंथ अरबी भाषा में संकलित है। फिर अगला पॉइंट लिखा है हजरत अली। 656 ईस्वी से 661 ईस्वी तक हजरत अली, 656 ईस्वी से 661 ईस्वी तक इनके समय में ही विजय अभियान चलते रहे। इनके समय में भी विजय जो अभियान थे वो चलते रहे थे। इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा है? इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है, लिखा है उमैया वंश। क्या लिखा है? उमैया वंश 661 ईसा पूर्व से 749 ईस्वी तक। इनके पॉइंट क्या हैं? 661 ईस्वी में अली की मृत्यु के बाद मुबैया नामक व्यक्ति ने अली के पुत्र हसन को हटाकर स्वयं खलीफा बन गया। यानी कि 661 ईसा पूर्व में जो अली की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तो उनके बाद में मुबैया नामक एक व्यक्ति था जिन्होंने अली के पुत्र हसन को हटा दिया था और खुद खलीफा बन गया था। और उमैया वंश की जो राजधानी थी दशमिक थी। क्या थी दोस्तों? क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा कि उमैया वंश की राजधानी क्या थी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला जो पॉइंट लिखा है अब्बासी वंश। क्या लिखा हुआ है? अब्बासी वंश। अब्बासी वंश जो था दोस्तों 749 से 1258 ईस्वी तक, यानी बहुत लंबा चला था ये। 749 ईस्वी में अब्बास का सफ़ा ने ईरानियों के सहयोग से उमैया वंश का अंत करके अब्बासी वंश की स्थापना कर दी थी। ओके,
अब्बासी वंश की स्थापना कर दी थी। तो इसमें जो दोस्तों अगला एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसकी स्थापना कर दी थी। इसके बाद में अब्बासी वंश की जो राजधानी थी दोस्तों बगदाद थी। क्या थी? अब्बासी वंश की जो राजधानी थी वो दोस्तों बगदाद थी। इस वंश का जो अंतिम खलीफा था मुस्तकीम था, यानी कि अब्बासी वंश का अंतिम खलीफा कौन था दोस्तों? तो आप बताओगे मुस्तकीम थे। ओके, चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है? जो हमारा दोस्तों अगला पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है अरबों की सिंध विजय। अरबों की सिंध विजय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अपनी नोटबुक में आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है दोस्तों? लिखा हुआ है 711 ईस्वी में खलीफा वालिद के उत्तरी क्षेत्र ईरान के गवर्नर अल हज्जाज ने खलीफा से सिंध अभियान की अनुमति प्राप्त कर ली। यानी कि 711 ईस्वी में दोस्तों, कब? 711 ईस्वी में खलीफा वालिद, कौन दोस्तों? खलीफा वालिद के जो उत्तरी क्षेत्र के यानी कि ईरान के गवर्नर जो थे अल हज्जाज थे, जो अल हज्जाज थे, उन्होंने खलीफा से सिंध अभियान की अनुमति प्राप्त कर ली थी। सर्वप्रथम 711 में उबैदुल्ला, कौन? उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया, किंतु यह पराजित हुआ और मारा गया दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है? जो अगला पॉइंट लिखा है, दूसरा अभियान बुदैला के नेतृत्व में हुआ और ये भी असफल रहा। यानी कि जो दूसरा अभियान हुआ था बुदैला के नेतृत्व में हुआ था और ये भी असफल रहा था। जो तीसरा अभियान हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को, किसको? दाहिर को पराजित किया था। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के किस शासक को पराजित किया था? तो आप बताओगे दाहिर को पराजित किया था। दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया था। दाहिर जो था ये युद्ध करते हुए क्या हुआ था दोस्तों? मारा गया था। ओके, अब आगे आते हैं। लिखा है अरबों की सिंध के विजय के कारण, यानी कि अरबों को सिंध पर विजय किस कारण से मिली थी? चलिए देखते हैं। अरबों की सिंध विजय के कारण, अरबों के सिंध विजय के अनेकों कारण हैं दोस्तों। कौन कौन से? राजनीतिक कारण, मुस्लिम राज्य का यहाँ पे विस्तार हो गया था। आर्थिक कारण, भारत समृद्ध देश था अतः यहाँ पर अधिकार करके धन प्राप्त करना इनका टारगेट था। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना भी इनका टारगेट था। और क्या था? लिखा है तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? चलिए देखते हैं। जो तत्कालिक कारण इनका था, कुछ अरबी जहाज़ों का समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा जाना भी इनका कुछ दोस्तों टारगेट था। चलिए अरबों की विजय का प्रभाव दोस्तों, चलिए इसमें देखते हैं अरबों की विजय का प्रभाव। अरबों की विजय का दोस्तों इसमें प्रभाव क्या है? राजनीतिक जो इसमें दोस्तों प्रभाव था उसके क्या इफेक्ट हुए? अरबों की प्रशासनिक नीतियां मध्य युग के तुर्क, अफगान, मुगल साम्राज्य के लिए भी मार्गदर्शन का कार्य करती रहीं। यानी कि जो राजनीतिक प्रभाव इसमें पड़ा, तो अरबों की जो प्रशासनिक नीतियां थी दोस्तों, कौन सी जो प्रशासनिक नीतियां थी, मध्य युग के तुर्क, अफगान, मुगल साम्राज्य के लिए भी मार्गदर्शन का कारण करती कार्य करती रहीं। फिर आर्थिक प्रभाव दोस्तों क्या है? आर्थिक प्रभाव में भारत में खजूर की बागवानी एवं ऊंट पालन का अधिक विकास हुआ। यानी कि इन्होंने जो आर्थिक प्रभाव डाला, खजूर और बागवानी और ऊंट पालन का अधिक विकास इन्होंने यहाँ पे कर दिया। फिर दोस्तों इसमें अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अगला पॉइंट लिखा है चर्म शिल्प को प्रोत्साहित किया, मुद्रा प्रणाली का यहाँ पे विकास किया, नगरीकरण, अनेक नए नए नगरों का विकास हुआ यहाँ पे। फिर सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? सामाजिक समानता का विकास हुआ और ऊंच नीच वर्ग भेद में कमी हुई और पर्दा प्रथा का प्रारंभ हुआ दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है? अगला पॉइंट दोस्तों हमारा लिखा है सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव में लिखा है सिंधी भाषा का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? सिंधी भाषा का विकास हुआ और भारत में कुरान का सर्वप्रथम अनुवादिक सिंधी भाषा में हुआ। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन अच्छा मिलेगा कि कुरान किसका दोस्तों? कुरान का सर्वप्रथम जो अनुवाद हुआ था सिंधी भाषा में हुआ था। किसमें हुआ था दोस्तों? सिंधी भाषा में हुआ था। सैकड़ों अरबी विद्वान चिकित्सा, दर्शन, गणित और आदि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आए। जो सैकड़ों अरबी विद्वान थे जो दर्शन गणित सीखने के लिए कहाँ आए थे दोस्तों? भारत आए थे। ओके, अगला पॉइंट क्या लिखा है? अगला पॉइंट जो दोस्तों लिखा हुआ है हमारा, अनेक भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ। जितने भी भारतीय ग्रंथ थे उनका अरबी में अनुवाद हो गया क्योंकि वो जानकारी चाहते थे। आयुर्वेद, सूर्य सिद्धांतिका,
श्रुति संहिता, पंचतंत्र आदि का भी अरबी में क्या हुआ दोस्तों, अनुवाद हुआ। आई थिंक दोस्तों इतनी चीज़ आपको समझ में ज़रूर आई होगी। यदि समझ में आई है तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़िएगा, ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।